हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और बताओ आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी की तैयारी कैसा चल रहा है पेपर का, जो कि आपका त्रिमासिक परीक्षा पेपर आने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन, ठीक है। इसका पार्ट 1 आया है, जो कि मैंने आपको पहले दे दिया हूँ। आप उसको पार्ट 1 को यानी कि आपको वहाँ पे अच्छे से देख लेना है। मैंने आपको पार्ट 1 में यानी कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 12-13 तक यानी कि उत्तर बताया है, ठीक है। संपूर्ण प्रश्न बताया हूं और उत्तर बताया हूं। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको यानी कि डिस्कशन बॉक्स पे आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको, जो कि आपके पार्ट 2 है, इसमें हम आपको यानी कि प्रश्न नंबर 14 से लेकर आगे के प्रश्न और उत्तर हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ये वीडियो में आपका 2 और 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। बस आपको इतना पढ़ लेना है, आपका 2 और 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आप कहने की कक्षा 10वीं वालों के लिए होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्ट होने वाला है हिंदी, जो कि प्रश्न आपके त्रिमासिक परीक्षा पेपर के लिए होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन 2 और 3 नंबर के, बस इतना पढ़ लो, आपका 2-3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पार्ट 1 में यानी कि 1, 2, 3, 4 इन सभी प्रश्नों को मैंने आपको अच्छे से विस्तार से बता दिया है। आप उसे अभी तक जाकर नहीं देखी हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। मैं आपको, जो कि आपका पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको यानी कि प्रश्न नंबर यानी कि 14 से प्रश्नों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 कहने की वीडियो के लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप कहने कि प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देना है, अवधी भाषा मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवध क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम अवधी है। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जैनपुर, फतेहपुर, मिर्जापुरम आदि में बोली जाती है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपसे 15वां प्रश्न आता है, जो कि क्या है, परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण क्या था, ठीक है। तो आपको इसका उत्तर बता देना है। परशुराम जी का मूलतः शिव धनुष टूटने के क्रोधित थे। वे मान रहे थे कि शिव धनुष जानबूझकर तोड़ा गया है। शिव जी उनके गुरु थे और उनका धनुष टूटने को वे अपने गुरु का अपमान समझ रहे थे, ठीक है। शिव जी किसके गुरु थे? शिव जी परशुराम जी के गुरु थे, ठीक है। तो किसका अपमान मान रहा था? कौन मान रहा था? तो परशुराम जी अपने गुरु का अपमान मान रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बता देना है, दोहा छंद की यहाँ पे आपको परिभाषा बताना है, सॉरी बच्चों, विशेषताएं बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, दोहा मात्रिक छंद है। इसकी पहले और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह गय छंद है, अर्थात इसे मधुर दोनों के साथ गाया जा सकता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपसे 17वां प्रश्न पूछा गया है, चौपाई छंद की यहाँ पे आपको परिभाषा लिखना है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे भी आपको विशेषताएं बताना है, ठीक है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को इसी छंद में रचा है। किस छंद में रचा है? चौपाई छंद में रचा है, ठीक है। चौपाई छंद 4 पंक्ति का होता है। प्रत्येक के चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अतः अंत में गुरु होता है। यह भी गय छंद है, मधुर धनु में गाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 18, कर्ण ने परशुराम को धनुष टूटने के लिए क्या क्या तक्र दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तक्र दिए हैं, ठीक है। धनुष अत्यंत पुराना था, वह टूट गया, वह जड़ शीर्ण था अवस्था में था, यानी कि उसमें धनुष में पूरा जंग लग गया था, सड़ गया था, ठीक है। अतः राम के छूते ही टूट गया। राम ने इसे धनुष को समझकर उठाया था, राम ने इसे धनुष समझकर उठाया था, पर यह कमजोर निकला और टूट गया। पुराने धनुष के टूटने पर हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 19वां प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है,
कवि जानते हैं कि जिन्होंने पूर्व में यानी कि पहले आत्मकथाएं लिखी हैं उनकी खूब आलोचना हुई है। वह नहीं चाहता कि उसका भी उपहास उड़े, बल्कि उसने आत्मकथा कविता लिखकर उन लोगों की आलोचना कर दी है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपसे 20वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, स्मृति को पयत बनाने से कवि का क्या आशय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल मानता है। वह इन्हीं स्मृतियों से सहारे से अपना जीवन जी रहा है, अतः वह स्मृतियों की राहों का पेथक मानता है। ठीक है, पथे राह में खाने के लिए रखी गई थोड़ी सी खाद्य सामग्री है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 21, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। क्लियर। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना का होना वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति से आहत होता। उसके मन में नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, परंतु उपयुक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान किया। चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो, फिर भी ठीक नाम था जो नेताजी के प्रति सम्मान व्यक्त करता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 22वां प्रश्न पूछा गया है, हलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला वाला दिया, 3 ऑप्शन दिए हैं। हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर देख लेना है। हलदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उस कस्बे में सुभाष के बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई ना रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे की ही खड़ी होगी। ठीक है, खवाला यहाँ पे आपको बताया गया है, पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका भी उत्तर यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि धरती देशभक्ति से सुन्नी नहीं है। एक कैप्टन नहीं रहा तो क्या हुआ, अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद यह है कि बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे गा वाला पूछा गया है, हलदार साहब इतनी सी बात पर मायूस क्यों हो उठे। ठीक है, तो इसका भी आपको उत्तर यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। हलदार साहब निराश थे कि सुभाष जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई। बच्चे में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे कौन सा चौथा वाला प्रश्न आता है, सॉरी बच्चों 23वां प्रश्न आता है। पान वाले का एक रेखा चित्र यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है। पान वाला साक्षात पान भंडार था, उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई पूछ ले तो पहले उसे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, होंसोड़ और मजाकिया था। शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था। ठीक है, इसके आगे आपको और थोड़ा सा लिख देना है, तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उड़ते थे। वह बात बनाने में उस्ताद था, उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बनता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 22वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, कैप्टन के प्रति पान वाले के व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, पान वाले की वे टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाया रहता है, वह भी
केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे। इसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाली की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदारान है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है 23वां प्रश्न, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटक रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति को देखकर जब लेखक को मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखा तो उन्हें चश्मे की कमी खटकी। पूछने पर उन्हें पाया कि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था, जो कि रोज मूर्ति पर चश्मा लगाता है। ठीक है, 24वां प्रश्न पूछा गया है, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास क्यों हो जाता है और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर बता देना है। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है, यह कारण है कि वह मन ही मन उस कैप्टन को सम्मान करने लगता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 25वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हवलदार साहब क्यों भावुक हो उठे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, मूर्ति के पास से गुजरते हुए हवलदार साहब दो कारणों से भावुक हो उठे थे। पहला कारण है, कैप्टन के न रहने पर कस्बे के बच्चे युवक ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया और उनकी देशभक्ति ने उन्हें भावुक कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 26वां प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है, कैप्टन कौन था, वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल देता था। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर बता देना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परम भक्त था, वह चौराहे पर लगी उनकी मूर्ति पर चश्मा न देखकर आहत था। वह स्वयं फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था। अतः नेताजी की मूर्ति पर कोई ना चश्मा लगा दिया करता था। ठीक है, कोई भी चश्मा लगा दिया करता था, परंतु जब भी किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता था तो चश्मे वाला उसे बेचकर उसकी जगह पर दूसरा चश्मा लगा देता था। इसी कारण चश्मा बार बार बदला जाता था। ठीक है, अब आपसे 27वां प्रश्न पूछा गया है, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कसर खटकती थी और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है। यद्यपि नेताजी की मूर्ति उनकी सभी महानताओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की याद दिलाती है, जैसे कौन सा, दिल्ली चलो, ठीक है, तुम मुझे खून दो। तभी स्मृतियां पलट की मूर्ति देखते ही दौड़ने लगती हैं, परंतु नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, जो उनकी मुख्य पहचान थी। आंखों पर चश्मा ना होने की बात खटकती थी। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको पार्ट 2 में यानी कि आपका प्रश्न नंबर 13 से लेकर आपके 27 तक प्रश्नों के सभी प्रश्नों का हमने आपको उत्तर बता दिया है। ठीक है, जो कि ये वीडियो आपका पार्ट 2 था। पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं। अब इसके बाद आपका पार्ट 3 आएगा, जिसमें मैंने आपको 27, 28, 29 से बाकी के प्रश्नों को मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि बच्चों आपका वीडियो यानी कि बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हमें इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप यानी कि पार्ट 2 और पार्ट 1 को यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला वीडियो आएगा, जो कि आपका पार्ट 3 होना है। ठीक है, तो आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे जाकर हमको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और हाँ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को भी सब्सक्राइब करके, जो कि आपको बगल में बेल आइकन की घंटी दिखाई रहा होगा, उसको भी आपको यानी कि ऑल पर सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।